एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में आज की कक्षा का विषय रिसर्च डिज़ाइन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में छात्रों हमने उसका अर्थ पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसके महत्व के बारे में पढ़ा और रिसर्च डिज़ाइन तैयार करने में क्या खास बात ध्यान रखनी चाहिए उसके संबंध में भी हमने पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जो रिसर्च डिज़ाइन के लिए बहुत ज़रूरी, तैयार करते समय ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट रिसर्च डिज़ाइन तैयार नहीं हो पाएगी। आइए आज उन अवधारणाओं पर की चर्चा करते हैं जो रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली अवधारणा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो भी चर काम में लिए जाएंगे शोध में, वो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, यानी निर्भर, एक दूसरे पर निर्भरता रखने वाले चर होंगे या स्वतंत्र चर होंगे। इसे डिजाइन तैयार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। स्वतंत्र चर के का उदाहरण अगर दिया जाए तो किसी व्यक्ति का की उम्र है वो स्वतंत्र चर है, उसका लिंग है वो स्वतंत्र चर है, लेकिन उसकी हाइट, ऊंचाई जो है, उसका वजन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एज के हिसाब से वजन में अंतर आएगा, एज के हिसाब से हाइट में अंतर आएगा। तो हाइट और वेट जो है वो उम्र पर डिपेंड होता है। जितनी उम्र ज़्यादा होगी वजन में अंतर आ जाएगा, वजन 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 बढ़ सकता है, लेकिन एक सीमा तक उम्र बढ़ने के बाद वजन घट भी सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो जो स्वतंत्र चर होते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, उसकी निर्भरता नहीं होती, उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और जो दूसरे चर पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी निर्भरता रखने वाले होते हैं। जैसे ऊंचाई जो है वो उम्र पर निर्भर करती है, वजन जो है वो भी उम्र पर निर्भर करता है, लेकिन उम्र नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। इस तरह से एक्सटर्नस वेरिएबल्स यानी बाह्य चर कौन से हैं जो हमारी शोध को प्रभावित कर सकते हैं। जो आंतरिक चर हैं उससे तो शोध प्रभावित होती ही है, लेकिन रिसर्च डिजाइन में हमें बाह्य चरों का भी ध्यान रखना है, बाह्य तत्वों का भी ध्यान रखना है जो शोध को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई शोध कर रहे हैं तो उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे बच्चों की या किसी समूह के का सामाजिक अध्ययन हम कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन करते समय समाज के अन्य तत्व हैं, अन्य बातें हैं जो उन्हें प्रभावित कर सकती है। यानी अगर उदाहरण लिया जाए, अगर हम कोई सोशल स्टडी हम कर रहे हैं या आर्थिक अध्ययन कर रहे हैं, तो आर्थिक अध्ययन, अगर हम किसी एक समूह का आर्थिक अध्ययन कर रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष का, तो उस क्षेत्र विशेष के आर्थिक अध्ययन में करते समय कई उस क्षेत्र विशेष से संबंधित चर ही प्रभावित नहीं करेंगे, अन्य क्षेत्र से संबंधित चर भी उस क्षेत्र के लोगों को, उनकी गतिविधियों को, उनकी रुचियों को, उनकी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं। वो जो तत्व हैं, जो बाह्य तत्व हैं, जो चर हैं, जिन्हें जो स्थानीय तत्वों को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं। तो शोध परियोजना तैयार करते समय इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण चर है वह कंट्रोल, नियंत्रण। क्या जो वेरिएबल्स हैं वो शोधकर्ता के नियंत्रण में होगा शोध करते समय, या अनियंत्रण में होंगे, अनियंत्रित होंगे। यानी क्या शोधकर्ता प्रयोग करते समय, शोध करते समय, शोध के तथ्य संकलित करते समय उन चरों पर नियंत्रण रख सकेगा, उनके बदलाव नहीं हो सकता। जैसे मान लिया जाए हम महंगाई के बारे में या किसी की कीमतें बढ़ने के संबंध में कोई हम शोध कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत का व्यवसाय पर प्रभाव हम अध्ययन कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र का, तो पेट्रोल की कीमत जो है वो अनियंत्रित है शोधकर्ता के लिए, किसी भी दिन बढ़ सकती है, प्रतिदिन उसमें अंतर आ सकता है, घट सकती है। वो चर अगर
हमारी शोध को प्रभावित कर सकता है। तो नियंत्रित नियंत्रण जो है वो बहुत जरूरी है। तो शोध प्ररचना तैयार करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शोधकर्ता के नियंत्रण में प्रयोग रहे, या जो भी वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, जिन्हें जिनके आधार पर शोध के निष्कर्ष निकाले जाने हैं, वो नियंत्रित अवस्था में रहे, तभी वो परफेक्ट रिसर्च डिजाइन कहलाएगी। फिर एक और खास बात है कि कन्फाउंडेटेड रिलेशनशिप, यानी प्रसारित रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो वेरिएबल्स है उनके आपसी संबंध कितने फैले हुए हैं, कितना विस्तार लिए हुए हैं, वो कितना किस सीमा तक वो प्र, वो प्र, उनका विस्तारवादी है स्थिति है। ये शोध प्रयोजना के लिए बहुत जरूरी है तैयार करने के लिए कि विभिन्न चरों के संबंधों को के प्रसार को देख लें, ताकि उसी अनुसार शोध प्रयोजना को तैयार किया जाए। एक श्रेष्ठ शोध प्रयोजना तभी होगी जब शोधकर्ता के नियंत्रण में जो है वो सारे चर रहने चाहिए। फिर आता है रिसर्च हाइपोथेसिस। असल में हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है, शोध परिकल्पना कहेंगे हम हिंदी में। परिकल्पना एक ऐसा अटकल पच्चू विचार है जो शोधकर्ता के मन में आता है और वो थोड़ा अनुभव आधारित होता है, जो शोध के निष्कर्ष के संबंध में होता है। उसी को आधार बना करके शोध कार्य आरंभ किया जाता है। यानी टेस्टिंग और पायलट सर्वे करने के बाद शोधकर्ता एक धारणा बनाता है शोध के निष्कर्ष के संबंध में। वो जो धारणा बनाई जाती है आरंभ में, उस धारणा को हम शोध परिकल्पना कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो शोध प्ररचना के लिए, रिसर्च डिजाइन के लिए हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, उसका परीक्षण किया जाता है। तो परीक्षण के लिए तैयार की जाने वाली हाइपोथेसिस शोध प्रयोजना को प्रभावित करती है। इसलिए परीक्षण के लिए तैयार की जाने वाली हाइपोथेसिस कैसी है, परिकल्पना कैसी है, उसी आधार पर शोध प्रयोजना का निर्धारण भी होगा। तो दिस इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। अगर हम देखें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स एक इम्पोर्टेंट फीचर है। रिसर्चर के कंट्रोल में वेरिएबल्स की क्या कंडीशन है, वो एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। संबंधों की प्रसार क्षमता कितनी है, वो एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स है। शोध प्ररचना के का एक बहुत महत्वपूर्ण चर है, वो है शोध परिकल्पना। शोध परिकल्पना की स्थिति कैसी है, नल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नेगेटिव डायरेक्शनल है, पॉजिटिव डायरेक्शनल है, उस पर भी रिसर्च डिजाइन का निर्धारण होता है, रिसर्च डिजाइन का प्रकार का निर्धारण होता है। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल के रूप में हम इसे लेंगे। फिर हाइपोथेसिस को और अगर हम आगे गहराई से देखें तो एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है शोध प्रयोजना का। प्रयोगात्मक और नॉन प्रयोगात्मक जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, उसकी टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है, उसके परीक्षण कैसे किया जाएगा, परीक्षण के लिए क्या टूल्स काम में लिए जाएंगे, ये भी शोध प्रकल्पना का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर भी शोध प्रकल्पना, शोध प्ररचना निर्धारित होती है, शोध प्ररचना का स्वरूप निर्धारित होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स, जो समूह काम में लिया जा रहा है वो नियंत्रित है या अनियंत्रित है। प्रयोग के लिए प्रयोगात्मक समूह जो है वो शोधकर्ता के नियंत्रण में है या अनियंत्रण में। मान लिया जाए किसी एक कॉलोनी में जाकर के कुछ सर्वे किया जा रहा है कि कोरोना के प्रभाव से किसी एक क्षेत्र विशेष में आर्थिक गतिविधियां कितनी हुई है, इसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। क्या आर्थिक गतिविधियां में तेजी आई है या मंदी आई है, या बेरोजगारी की स्थिति कैसी हुई है, बेरोजगारी की स्थिति कैसी हुई है, इसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने ले लिया है, एक लोकेलिटी ले ली है, कोई भी एक जिला ले लिया है, एक राज्य ले लिया है, लेकिन कंट्रोल रिसर्चर का उसके ऊपर नहीं है।
इसके बदले अगर हम 100 लोगों का एक समूह ले लें या 50 लोगों का एक समूह ले लें और उसकी स्टडी करें, रिसर्चर उसकी स्टडी करता है, शोध करता है, उसकी स्टडी करता है, तो एक कंट्रोल ग्रुप होता है। इसलिए प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ग्रुप्स पर कंट्रोल कितना है, नियंत्रण कितना है, ये बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट्स शोध के करने के लिए जो तथ्य संकलित किए जाते हैं और शोध कार्य किया जाता है, उसके लिए जो चर संग्रहित किए जाते हैं, वेरिएबल्स को काम में लिया जाता है, उसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी शोध प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो कुछ भी जो प्रयास किए जाते हैं वो ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है। तो ट्रीटमेंट्स की पोजीशन क्या है, एक्सपेरिमेंट की पोजीशन क्या है, प्रयोग कितने किए जा रहे हैं, प्रयोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हो रहे हैं, एनालिटिकल रिसर्च में हो रहे हैं। और फिर खास बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन सी है, किन इकाइयों पर प्रयोग किया जा रहा है। यह भी एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है रिसर्च डिजाइन का। कहाँ पर रिसर्च की जा रही है, वो उसका वो उसके संबंध कैसे हैं, वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये भी रिसर्च डिजाइन को हमारी प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च के, रिसर्च डिजाइन के, उनकी जानकारी एक शोधकर्ता को होना बहुत जरूरी है। और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट शोधकर्ता के द्वारा को जितनी जानकारी होगी उतना ही शोधकर्ता परफेक्ट एंड इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन तैयार करेगा। जितनी रिसर्च डिजाइन परफेक्ट और इफेक्टिव होगी उतनी ही रिसर्च जो है वो परफेक्ट और इफेक्टिव हो सकेगी। इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी जानकारी ली जाए। एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं जो बाहर बाह्य तत्व हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। नियंत्रण की स्थिति जानी चाहिए कि रिसर्चर के नियंत्रण में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, जो प्रसारित संबंध है वेरिएबल्स के वो कितना है, कैसे हैं, और जो हाइपोथेसिस तय की जा रही है, शोध परिकल्पना जो बनाई जा रही है, उसका स्वरूप कैसा है, इस पर भी ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में स्टडी करना जरूरी है। फिर एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग की रिसर्च टेस्टिंग की जो कंडीशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल के रूप में उसको भी जानना जरूरी है, उसके अध्ययन करना भी जरूरी है रिसर्च डिजाइन तैयार करने से पहले। फिर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स की पोजीशन जान लें, नियंत्रण नियंत्रित समूह की पोजीशन कितनी है और प्रयोगात्मक समूह वो कितना नियंत्रण में है, क्या ट्रीटमेंट्स उसके लिए अवेलेबल है, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाने हैं और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कौन सी होगी। ये सब के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद, गहन जानकारी लेने के बाद ही शोध प्रश्न के स्वरूप का निर्धारण होता है, उसके प्रकार का निर्धारण होता है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम शोध प्रश्न के प्रयोग स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने जो अध्ययन किया है वो शोध परियोजना के विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया है। उन अवधारणाओं का गहन अध्ययन करने के बाद, गहन समझ रखने के बाद ही एक शोध परियोजना अगर तैयार की जाती है तो एक परफेक्ट शोध परियोजना होती है, रिसर्च डिजाइन होती है। अन्यथा रिसर्च डिजाइन दोषपूर्ण होगी तो हमारा शोध का भी जो है वो परफेक्ट एंड इफेक्टिव नहीं हो सकेगा। आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।